नमस्ते दोस्तों, मैं आपके साथ हाल ही में देखी गई एक मराठी हॉरर सीरीज अंधार माया के बारे में बात करने आया हूं। इसे भीमराव मुडे ने डायरेक्ट किया है और यह ZEE5 पर उपलब्ध है। इस सीरीज में 7 एपिसोड हैं और आज हम इसकी पूरी कहानी को समझेंगे, खासकर इसके चौंकाने वाले अंत को। यकीन मानिए, इसका क्लाइमैक्स आपको हिला देगा। कहानी की शुरुआत परिवार और पुराना घर। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े परिवार से जो अपने पैतृक गांव के पुराने घर में आता है। घर का केयरटेकर गन्या उनका स्वागत करता है। परिवार में बहुत लोग हैं, इसलिए मैं आपको उनके रिश्ते और इरादे समझा देता हूं ताकि कहानी आसानी से समझ में आए। यह घर असल में परिवार के दादाजी अंतु सेठ का था। उनके 2 बेटे थे, जयराम और दीनू। परिवार इस गांव वाले घर पर इसलिए इकट्ठा हुआ है क्योंकि दीनू सेठ की कुएं में गिरकर मौत हो गई है। दीनू सेठ का एक ही बेटा है, केशव। कायदे से जब घर का बंटवारा होगा तो आधा हिस्सा केशव को मिलेगा। केशव शादीशुदा नहीं है और उसकी आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है। फिर भी वह घर बेचना नहीं चाहता क्योंकि इससे उसकी यादें जुड़ी हैं। वहीं जयराम के 3 बच्चे हैं और तीनों घर बेचना चाहते हैं। बड़ा बेटा मनोज है, जिसकी पत्नी शलाका और बेटी सयाली है। सयाली को अस्थमा है और उसे तुरंत इन्हेलर चाहिए होता है। मनोज और शलाका के रिश्ते ठीक नहीं हैं। शलाका चाहती है कि घर बिक जाए ताकि मनोज उसे पैसे लौटाए जो उसके परिवार ने मनोज को दिए थे और फिर वे तलाक ले सकें। जयराम का दूसरा बेटा कार्तिक है, जिसकी पत्नी माधवी, जिसे मधु भी कहते हैं, गर्भवती है। कार्तिक भी घर बेचना चाहता है ताकि मुंबई में नया घर ले सके। लेकिन माधवी को यह गांव का घर पसंद आ रहा है और वह चाहती है कि यह न बिके। मनोज और कार्तिक की बहन नैना भी है। उसके पति की मौत हो चुकी है और ससुराल वालों ने उससे सब कुछ छीन लिया है, इसलिए उसे पैसों की बहुत जरूरत है। इन सब में नैना सबसे ज्यादा बेताब है और वह चाहती है कि घर बिक जाए। वह तो मानो लालच में डूबी हुई है। इन सबके बीच है केयरटेकर गन्या, जो सबके इरादों को समझता है। गन्या को अंतु सेठ ही लाए थे, यानी वह तब से इस परिवार की देखभाल कर रहा है। घर बिकने पर आधा हिस्सा केशव को और बाकी आधा मनोज, कार्तिक और नैना को मिलेगा। अतीत के राज और बढ़ता तनाव। यहाँ कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं। दीनू सेठ दशावतार में औरत का रोल करते थे, साड़ी और गहने पहनकर। उन्हें सजना संवरना पसंद था, जिसकी वजह से गांव वाले और यहाँ तक कि उनका भाई भी उन्हें चिढ़ाते थे। इसलिए दीनू सेठ का बेटा केशव बचपन में बहुत परेशान हुआ। मनोज, कार्तिक और नैना भी केशव को खूब सताते थे। यही वजह है कि केशव अपने पिता से नफरत करने लगा था और उसे अब भी उनकी झलकियां दिखती हैं, जिससे वह परेशान होता है। जयराम एक धोखेबाज इंसान थे, जिन्होंने कई गांव वालों को ठगा था। उनका लालच उनके बच्चों मनोज, कार्तिक और नैना में भी आया है, जो किसी भी कीमत पर घर बेचकर पैसे हड़पना चाहते हैं। अभी भी कार्तिक दीनू अंकल का मजाक उड़ा रहा था और केशव के बारे में गलत बोल रहा था, जिस पर माधवी उसे टोकती है। चूंकि केशव घर बेचना नहीं चाहता, उसकी कार्तिक और मनोज से बहस हो जाती है। असल में जयराम के बच्चों को दीनू सेठ के अंतिम संस्कार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे बस घर के बंटवारे में लगे थे, ठीक अपने पिता की तरह। गन्या बताता है कि अंतिम संस्कार की 3 प्रक्रियाएं हैं, जिनमें 2-3 दिन लगेंगे और तभी दीनू सेठ की आत्मा को शांति मिलेगी। खाना खाते समय केशव और बाकियों में फिर बहस हो जाती है क्योंकि केशव घर बेचने से साफ मना कर देता है। वैसे भी उसके साइन के बिना घर बिक ही नहीं सकता था। रहस्यमय घटनाएं और मौत का साया, भाग 1। उस रात नैना को किसी बच्चे की आवाज आती है, लेकिन गन्या कहता है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है। पर हम देखते हैं कि कोई तो इन सबको छिपकर देख रहा है, एक घुंघराले बाल वाला बच्चा जो सब पर नजर रख रहा है। हमें नहीं पता यह बच्चा जीवित है या कोई भूत। इस राज से पर्दा बाद में उठेगा। खैर, आगे रस्में पूरी होती हैं
फिर सब आपस में झगड़ते हैं और इसी बीच सयाली गायब हो जाती है। असल में उसी बच्चे ने सयाली को बहलाकर एक कमरे में बंद कर दिया था। परिवार वाले सयाली को ढूंढ लेते हैं। सयाली कहती है कि उसने बच्चा देखा, पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद गन्या कुएं से पानी निकाल रहा होता है जब नैना उससे बात करने लगती है। गन्या बताता है कि दीनू सेठ ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि हालात ऐसे थे कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। दीनू सेठ दशावतार में औरत बनकर परफॉर्म कर रहे थे जब एक बदमाश आदमी ने उन पर हमला किया। इस सदमे में उन्होंने यह कदम उठाया था और 2 दिन बाद उनका शरीर पानी में मिला। यह सुनकर नैना तुरंत पूछती है कि जब दीनू सेठ का शरीर निकाला गया तो क्या उन पर कोई गहने थे? अगर थे तो कहाँ हैं? और अगर नहीं थे तो कहाँ गए? दोस्तों, ऐसी गंभीर स्थिति में भी नैना को बस गहनों की फिक्र थी। गन्या इन सवालों का कोई जवाब नहीं देता। नैना केशव को भी फुसलाने की कोशिश करती है ताकि वह घर बेचने को तैयार हो जाए, यह कहकर कि आधा हिस्सा उसी का होगा तो सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा। पर केशव नहीं मानता। उस रात नैना केशव पर नजर रखती है और पाती है कि दीनू सेठ की पत्नी के गहने असल में केशव के पास ही थे। वहीं केशव को लगता है कि उसने किसी को घर के बाहर जाते देखा है और वह भी बाहर जाता है। नैना इसी मौके का फायदा उठाकर केशव के कमरे में जाती है और सारे गहने चुरा लेती है। वह खुशी में गहने पहनने लगती है और साफ था कि वह इन्हें लेकर भागने वाली है। बाहर केशव के सामने गन्या आता है और उसे वापस सोने जाने को कहता है। गन्या कहता है कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन जब केशव चला जाता है तो हम फिर से उस बच्चे को देखते हैं और गन्या उसे शांत रहने को कहता है। रहस्यमय घटनाएं और मौत का साया, भाग 2। अगली सुबह केशव को पता चलता है कि उसके माता पिता के गहने गायब हैं। वह मनोज और कार्तिक पर चोरी का इल्जाम लगाता है। वे साफ कहते हैं कि उन्हें गहनों के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी सब महसूस करते हैं कि नैना वहां नहीं है। नैना नहीं मिलती और केशव समझ जाता है कि गहने वही चुराकर भागी है। इतना ही नहीं, उनकी गाड़ी की तारें काट दी गई थी और टायर पंचर थे, यानी वे कहीं जा भी नहीं सकते थे। घर के एक तरफ पहाड़, एक तरफ समंदर और बीच में जंगल था जहां बिना गाड़ी के जाना नामुमकिन था। यहाँ फिर से केशव और कार्तिक में धक्का मुक्की होती है। थोड़ी देर के लिए इल्जाम गन्या पर भी आता है, पर यह साफ था कि गन्या ने चोरी नहीं की होगी, क्योंकि अगर उसे करनी होती तो वह उनके आने से पहले ही भाग गया होता। इसी अफरातफरी में सयाली गायब हो जाती है और सब उसे ढूंढने लगते हैं। हम सयाली को जंगल में देखते हैं, जहां वही घुंघराले बाल वाला बच्चा था और वह एक छड़ी से कुछ बना रहा था। तभी सब लोग सयाली को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और बच्चा छिप जाता है। सयाली फिर से कहती है कि वहां एक बच्चा था, पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। आगे गन्या माधवी को घर का इतिहास बताता है और यह भी कि कैसे बाकी बच्चे केशव को परेशान करते थे। गन्या के हिसाब से माधवी अच्छी थी क्योंकि वह मीठी थी, घर बेचना नहीं चाहती थी और गर्भवती भी थी। त्रासदी का सिलसिला जारी, भाग 1। इसी बीच शलाका तय करती है कि वह इसी वक्त वापस शहर जाएगी और मनोज बाद में उसे घर बेचकर पैसे लौटाए। मनोज उसे रोकने की कोशिश करता है, पर शलाका नहीं मानती। गुस्से में मनोज शलाका के साथ तुरंत जाने की सोचता है, यह कहते हुए कि यह उसकी शलाका के साथ आखिरी यात्रा होगी। तभी सयाली कमरे में आती है और उन्हें जाने से रोकने लगती है। इस पल मनोज और शलाका देखते हैं कि कमरे की छत की एक भारी बीम गिरने वाली थी, जिससे सयाली को चोट लग सकती थी। इसलिए वे दोनों कूद जाते हैं और बीम उनके सिर पर गिर जाती है। वे दोनों वहीं खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले सीन में हम बाकियों को उनकी लाश जलाते देखते हैं और सबका दिल टूट जाता है। क्रियाकर्म के बाद गन्या थोड़ी अजीब बातें बोलता है और हम फिर से उस बच्चे को छिपकर सब कुछ देखता हुआ पाते हैं। अगले दिन कार्तिक तय करता है कि वह यहाँ से चला जाएगा और सयाली को भी साथ ले जाएगा।
माधवी अभी भी यहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसे घर पसंद आ गया था। इस समय तक सयाली काफी बीमार हो चुकी थी क्योंकि उसके माता पिता अभी अभी मरे थे। खैर, कार्तिक एक बार फिर केशव से घर बेचने की बात करता है, पर केशव अभी भी तैयार नहीं था। उस रात सयाली को अपने बिस्तर के नीचे वापस वही छोटा बच्चा दिखता है और उसके पीछे पीछे सयाली घर के आंगन में आती है। यहाँ गन्या सयाली से अजीब बातें करने लगता है, जैसे कोई इस घर से नहीं जाएगा, तुम्हारे माता पिता यही हैं और तुम भी हमेशा यहीं रहोगी। फिर एकदम से सयाली को वाकई अपने माता पिता जिंदा दिखते हैं, पर हम दर्शक समझ जाते हैं कि ये उनके भूत हैं। सयाली उन्हें गले लगाती है, पर उसके हाथ में खून लग जाता है और उसे भी एहसास होता है कि ये उसके माता पिता के भूत हैं। त्रासदी का सिलसिला जारी, भाग 2। अगली सुबह हम सयाली को वापस बीमार हालत में सोते हुए पाते हैं। इस समय तक केशव भी तंग आ चुका था। वह घर नहीं बेचेगा, पर यहाँ से जाना चाहता था। केशव गन्या को कुछ पैसे देता है, यह कहते हुए कि गन्या अपना ख्याल रखे क्योंकि वह कल चला जाएगा। यह सुनकर गन्या खुश नहीं था। वह पैसे भी नहीं लेता और बार बार केशव को रोकने की कोशिश करता है। वहीं कार्तिक भी अब तुरंत यहाँ से निकलना चाहता था, पर माधवी अभी भी यहीं रुकना चाहती थी। उस रात केशव को लगता है कि उसने अपने पिता को साड़ी में देखा है। वह भागते हुए घर के बाहर जाता है। कार्तिक भी केशव के पीछे छिपकर जाता है। कुएं के पास वाकई कोई साड़ी पहनकर खड़ा था। केशव को लगता है कि यह फिर से उसकी कल्पना है जिसमें उसके पिता दिख रहे हैं। वह अपने पिता पर चिल्लाता है, अब आपको मुक्ति मिल गई है तो आप चले जाइए, मरने के बाद तो मुझे परेशान मत कीजिए। एक पल के लिए केशव गुस्से में साड़ी वाले इंसान को कुएं में धक्का देने की सोचता है, लेकिन इससे पहले कि वह धक्का देता, वह इंसान आखिरी पल में हट जाता है और केशव सीधा कुएं में गिरता है और डूबकर मर जाता है। पीछे से कार्तिक यह सब देख लेता है और पाता है कि साड़ी में असल में गन्या था। जी हाँ दोस्तों, गन्या ही इस घर में सबको खत्म कर रहा था। वह कह रहा था कि वह किसी को जाने नहीं देगा, सबको इस जगह में हमेशा के लिए परिवार के रूप में रहना है और जो भी जाने की बात करेगा उसे गन्या खत्म करके हमेशा के लिए यहीं रोक लेगा। असल में गन्या के हिसाब से लोगों की आत्माएं यहीं खुशी से रहेंगी। अब आपको लग रहा होगा कि यही कहानी का बड़ा ट्विस्ट है, लेकिन नहीं, यह बहुत छोटा ट्विस्ट है। असली ट्विस्ट अंत में है। गन्या का असली चेहरा, भाग 1। यह सब देखकर कार्तिक घर के अंदर भागता है। घर के अंदर हम उसी घुंघराले बाल वाले बच्चे को देखते हैं जो माधवी के पेट को गौर से देख रहा था। कार्तिक के आते ही बच्चा छिप जाता है। कार्तिक माधवी से तुरंत घर से निकलने को कहता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि सयाली घर में नहीं है, बल्कि जंगल चली गई है। कार्तिक तुरंत जंगल में सयाली को ढूंढता है और पाता है कि सयाली को अस्थमा का दौरा पड़ रहा था। वह सयाली को उठाकर घर में लाता है और उसका इन्हेलर ढूंढने लगता है, लेकिन इन्हेलर तो कहीं मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि गन्या ने उसे उठा लिया था और उसके अंदर की सारी हवा भी निकाल दी थी। इसके परिणामस्वरूप सयाली अस्थमा अटैक से खत्म हो जाती है। अब घर में सिर्फ कार्तिक और माधवी बचे थे। कार्तिक गुस्से में गन्या का सामना करता है। गन्या कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, उसे बस यह घर चाहिए। वह चाहता है कि इस घर में परिवार रहे, लोग रहें, इसकी देखभाल करें और सब प्यार से रहें। इसलिए जो यहाँ से जाना चाहेगा उसे गन्या खत्म करके हमेशा के लिए यहीं रोक लेगा। असल में गन्या के हिसाब से लोगों की आत्माएं यहीं खुशी से रहेंगी। कार्तिक भी वाकई में यहाँ खत्म हुए लोगों के भूतों को देख पाता है और सभी एकदम खुश दिख रहे थे। कार्तिक गन्या पर हमला करता है, लेकिन गन्या इतना ताकतवर था कि उसने एक हाथ से ही कार्तिक को हवा में उठा दिया। कार्तिक किसी तरह बचकर भागता है और माधवी के पास जाता है, जो घर के एटिक में थी। माधवी कहती है कि उसे नैना यहाँ लाई है। इस बात से कार्तिक परेशान होता है, क्योंकि शायद नैना ही पहले बचकर भाग गई थी, पर अगर वह वापस आई है तो उसे भी पक्का गन्या मारेगा।
गन्या का असली चेहरा भाग 2। एटिक से नीचे आते वक्त एक सीढ़ी टूट जाती है और उसके अंदर कार्तिक को नैना की लाश मिलती है। जी हाँ दोस्तों, नैना तो इन सब में सबसे पहले गन्या का शिकार बनी थी और वह कहीं भागी नहीं थी, बल्कि गन्या ने उसके शरीर को छिपा दिया था। आप पूछ सकते हैं कि नैना कैसे खत्म हुई। उस रात जब वह गहने पहनकर खुश हो रही थी, उसके कमरे में गन्या आया था। नैना गन्या के सामने अपना दुखड़ा रोती है कि उसके पति नहीं रहे और ससुराल वालों ने सब कुछ छीन लिया, इसलिए उसे पैसों की बहुत जरूरत है। फिर नैना गन्या को भी थोड़ी ज्वेलरी देने की पेशकश करती है ताकि वह उसके गहने चुराने वाली बात किसी को न बताए, पर गन्या मना कर देता है। इसके बाद नैना यह भी कहती है कि वह यहाँ से घर बेचकर ही जाएगी ताकि उसे उसका हिस्सा मिल सके। यह सुनकर गन्या का दिमाग घूम जाता है और वह ज्वेलरी से ही नैना पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। फिर वह नैना की बॉडी को छुपा देता है। आगे हम देखते हैं कि गन्या ने ही मनोज के कमरे की बीम को काटा था, जिससे मनोज और उसकी पत्नी की मौत हुई। बाकी का तो आप जानते ही हैं कि कैसे गन्या ने उन्हें खत्म किया। वर्तमान में लौटते हैं। कार्तिक और माधवी घर से भागने की सोचते हैं, पर घर का मुख्य द्वार गन्या ने भारी भरकम सामान रखकर बंद कर दिया था। पीछे वाले गेट के बाहर खुद गन्या था, जो लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, वही लकड़ियां जिनसे लोगों को जलाया जाता है। यहाँ हमें अतीत का एक दृश्य भी दिखाया जाता है, जब मनोज, कार्तिक, नैना और केशव छोटे थे तो गन्या उन्हें गाड़ी पर बिठाकर धक्का देता था। उस समय गन्या इतना बूढ़ा था कि उसे गाड़ी धकेलने में भी दिक्कत होती थी, पर अब उसने कार्तिक को एक हाथ से उठा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब आपको मेरी थ्योरीज में मिलेगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट, अनंत काल का चक्र, भाग 1। अभी के लिए कार्तिक अपनी पत्नी माधवी को एक दरांती देकर एक कमरे में इंतजार करने को कहता है, क्योंकि माधवी लेबर में थी। फिर वह खुद सामने वाले गेट पर लगे सामान को हटाता है और आखिरकार गेट खोल पाता है। इसी के साथ हम फिर से उस बच्चे को देखते हैं जो कभी घर की छत पर, कभी अंदर, और वह यह सारा खेल देख रहा था। अगले सीन में माधवी कमरे से बाहर निकलती है और उसके सामने गन्या होता है। माधवी गन्या को दरांती से डराती है, पर गन्या डरने वाला नहीं था। वह बस माधवी से कह रहा था कि उसे यहीं रहना होगा। अचानक माधवी कहती है कि वह यहीं रहेगी। वह अपनी दरांती भी फेंक देती है। गन्या बहुत खुश होता है और माधवी उससे पानी मांगती है। जैसे ही गन्या मुड़ता है, माधवी उसे धक्का देकर एक कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद माधवी बाहर भागती है जहां उसे अपना पति कार्तिक मिलता है, लेकिन दोस्तों, यह कार्तिक नहीं बल्कि उसका भूत था। यानी कि जब कार्तिक ने सामने वाला दरवाजा खोला होगा, तभी गन्या ने उसे भी खत्म कर दिया था। यहाँ माधवी को परिवार के सभी लोगों के भूत दिखाई देते हैं और तभी गन्या भी बाहर आता है। माधवी गन्या से विनती करती है कि वह उसे बख्श दे, खासकर क्योंकि उसके पेट में बच्चा है। और गन्या कहता है कि बच्चे का तो जन्म होगा, क्योंकि यह बच्चा अंतु सेठ है। जी हाँ दोस्तों, गन्या के हिसाब से अंतु सेठ माधवी के बेटे के रूप में पुनर्जन्म लेने वाले हैं। यहाँ हम उस घुंघराले बाल वाले बच्चे को भी आते देखते हैं और उसके सामने ही माधवी का बच्चा जन्म लेता है। फिर माधवी भी खत्म हो जाती है। आगे के सीन में हम गन्या को बच्चे को खिलाते हुए देखते हैं और बैकग्राउंड में सभी लोगों की चिता जल रही थी। वहीं घुंघराले बाल वाला बच्चा रोता हुआ सब कुछ देख रहा था। सबसे बड़ा ट्विस्ट, अनंत काल का चक्र, भाग 2। अब दोस्तों, इस बिंदु पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहाँ जो सारी घटनाएं हो रही थी, यह साल 2020 की थी। लेकिन जब गन्या घर में सभी परिवार वालों की तस्वीरें दिखाता है, तो उसमें सबके मरने की तारीख जून 2010 थी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी लोग मनोज, शलाका, सयाली, कार्तिक, माधवी, नैना और केशव ये तो 2010 में ही खत्म हो गए थे। फिर 2020 में ये लोग घर पर कैसे आए? असल में
हुआ यह था कि गन्या ने इन सभी को 2010 में ही खत्म कर दिया था और तब से उनकी आत्माएं इस जगह पर फंसकर रह गई हैं। इसलिए हर साल ये लोग जून में वापस कार में आते हैं, मतलब उनकी आत्माएं आती हैं और उन्हें पता तक नहीं होता कि वे आत्माएं हैं। गन्या हर साल इन सबको उसी तरीके से खत्म करता है और इस तरह से यह वाली लूप चलती ही जा रही है। रही बात उस घुंघराले बाल वाले बच्चे की, तो वह माधवी का बच्चा है जो कि 2010 में जन्मा था और यह बच्चा हर साल इस लूप वाली घटनाओं को देखता है। इनफैक्ट वह तो खुद को जन्म लेते हुए भी देखता है। गन्या के हिसाब से यह बच्चा ही घर का मालिक है, क्योंकि वह अंतु सेठ का पुनर्जन्म है। इस बच्चे का नाम गन्या ने अनंत कार्तिक रखा है। इसके बाद सीन 2021 का दिखाया जाता है, जहां फिर से जून में वही सब होने वाला है और अनंत रोता रहता है। गन्या अनंत को मालिक कहकर बुलाता है और उसे इस खूनी खेल में हिस्सा लेने से मना करता है, बल्कि अनंत को बस छिपकर सब देखना है। अभी तक तो दोस्तों अनंत पूरी सीरीज के दौरान बस छिपकर चीजें देख रहा था और ड्राइंग्स बनाकर सयाली को चेतावनी देने की शायद कोशिश कर रहा था। गन्या कहता है कि इस खेल का पहला सूत्रधार विश्वेश्वर यानी भगवान है और दूसरा सूत्रधार वह खुद है। इसके बाद दोस्तों सीरीज का पहला सीन फिर से दोहराया जाता है, जहां परिवार के सभी लोग कार से इस घर पर आए हैं और आगे क्या होगा वह तो हम सबको पता ही है। हमें अनंत की सारी ड्राइंग्स दिखाई जाती हैं और हम यह भी जान पाते हैं कि घर का नाम अनंत निवास है। यहीं पर अंधार माया सीरीज खत्म हो जाती है। गन्या की प्रेरणा और अंतहीन लूप की थ्योरीज। तो दोस्तों यह थी पूरी सीरीज की कहानी और इसका अंत वाकई में बहुत मजेदार था। अब मैं यहाँ सीरीज से जुड़ी कुछ थ्योरीज पर बात करना चाहूँगा, ताकि आपके मन में कोई भी संदेह हो तो वह साफ हो जाए। कहानी का मुख्य ट्विस्ट यह था कि 2020 में जो परिवार हम देख रहे थे वह असल में 2010 में ही मर चुका था। गन्या ने उन सब को 2010 में ही खत्म कर दिया था और तब से उनकी आत्माएं उस घर में फंसी हुई हैं। हर साल जून में उनकी आत्माएं वापस आती हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वे आत्माएं हैं और गन्या उन्हें हर साल उसी तरह से खत्म करता है। यह एक अंतहीन लूप है जो चलती ही जा रही है और इस सब को अनंत देखता है, जो माधवी का बेटा है, लेकिन गन्या के हिसाब से वह अंतु सेठ का पुनर्जन्म है। अनंत शब्द का मतलब है जिसका कोई अंत न हो। माधवी के बेटे का नाम अनंत है और घर का नाम अनंत निवास है। यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह एक ऐसा खूनी लूप है जिसमें परिवार हर साल मरता है और फिर से वापस आता है। यह लूप अनंत काल तक चलता रहेगा। इस घर में जो कुछ हो रहा है उसका कोई अंत नहीं है। हर साल वही दिन, वही घटनाएं दोहराई जाती हैं और परिवार के सदस्य हर बार उसी मौत का सामना करते हैं। यह एक कभी न खत्म होने वाले चक्र को पूरी तरह से दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे गन्या ने उन सबको एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से कोई निकल नहीं सकता और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अब एक और सवाल आता है कि आखिर गन्या ऐसा क्यों कर रहा है और क्या गन्या भी एक आत्मा है या फिर वह जीवित है। कहानी में दिखाया गया है कि गन्या इतना बूढ़ा होने के बावजूद कार्तिक को एक हाथ से हवा में उठा देता है, जबकि बचपन में वह एक गाड़ी धकेलने में भी दिक्कत महसूस करता था। यह उसकी अस्वाभाविक शक्ति और उम्रहीन प्रकृति को दिखाता है। उसका किसी को जाने नहीं देना और यह कहना कि आत्माएं यहीं खुशी से रहेंगी, यह सब अलौकिक इरादों को ही दर्शाता है। हालांकि गन्या के लुक्स पुराने दिखते हैं तो शायद वह इसलिए कार्तिक को उठा पाया क्योंकि कार्तिक एक आत्मा है। तो हाँ, गन्या जीवित भी हो सकता है और आत्मा भी। अगर गन्या जीवित है तो यह लूप शायद तब तक चलेगा जब तक वह जिंदा है। उसके खत्म होने पर शायद यह लूप खत्म हो जाए। अगर गन्या आत्मा है तो यह लूप कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि वह पहले से ही मर चुका है। गन्या ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे और कुछ नहीं चाहिए था। उसे पैसे नहीं चाहिए। वह बस इस बात से खुश था कि उसे 2 वक्त की रोटी और एक घर मिल गया था। वह अंतु सेठ और दीनू सेठ को बहुत पसंद करता था।
गन्या चाहता था कि परिवार यहीं घर पर रहे, इसकी देखभाल करे, प्यार से रहे और कभी घर छोड़कर न जाए। उसने इस परिवार की देखभाल की थी और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ गया था। तो जब परिवार के सदस्य घर बेचने और अलग होने की बात करने लगे, तो गन्या को यह पसंद नहीं आया। उसे लगता है कि अगर वह उन्हें मार देता है, तो उनकी आत्माएं हमेशा के लिए यहीं रहेंगी और एक खुश परिवार की तरह रहेंगी, क्योंकि आत्माओं को शांति तो मिलेगी नहीं। उसका यह व्यवहार उसके लगाव और अधिकारिता का नतीजा है, जहां वह परिवार को हमेशा अपने पास रखना चाहता है, चाहे उसके लिए उन्हें खत्म ही क्यों न करना पड़े। तो 2010 में गन्या ने उन्हें खत्म किया, जिसके बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। तब से वह हर साल यही करता है और माधवी के बच्चे को पाल रहा है, जिसे वह अंतु सेठ मानता है। एक और संभावना यह भी है कि यह सब गन्या के मन में चल रहा है, क्योंकि वह 2010 की घटना के बाद मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है। लेकिन यह इस बात की व्याख्या नहीं करता कि क्यों अनंत भी ऐसी तस्वीरें बना रहा है जो दिखाती हैं कि यहाँ आने वाले परिवार वालों के साथ क्या होगा। तो हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि यहाँ वाकई में एक लूप चल रहा है, जो हमेशा चलता रहेगा। खैर, मैंने आपको कहानी के हर संभावित स्पष्टीकरण को समझा दिया है। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप किस एक्सप्लेनेशन को मानते हैं। और अगर आपके पास इस कहानी को लेकर कोई नई थ्योरी है, तो वह भी कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।